हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय सौम्या। सो इस सीरीज़ में हम 15 से 20 मिनट में अपना पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि आप इस सीरीज़ से एग्ज़ाम से पहले अपना क्विक रिवीजन कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा चैप्टर नेम है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सोवियत सिस्टम। इससे पहले मैं आपको चैप्टर की हेडिंग थोड़ा, चैप्टर का नेम थोड़ा आपको बताना चाहूँगी, जो है कि है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। नाम से ही समझ आ रहा है कि बाइपोलैरिटी ख़त्म हो गई। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैसे ख़त्म हो गई, क्या था बाइपोलैरिटी वर्ल्ड और क्या हुआ उसके बाद, सिंगल पोल आया या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया। तो चलिए देखते हैं उसको। सोवियत सिस्टम की बात करें तो रशियन रेवोल्यूशन या फिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था, जिसको लेनिन ने लीड किया था, जिसकी वजह से बाद में जाके यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 15 कंट्रीज़ रहती हैं। उसमें बाल्कान स्टेट, बाल्टिक सी कंट्रीज़ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ इंक्लूडेड रहती हैं। ये सारी 15 कंट्रीज़ मिलके अपना एक मिलिट्री अलायंस भी बनाती हैं, जिसका नाम रहता है वॉर्सो पैक्ट। यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव थी। एक अच्छी बात ये थी कि क्या कहीं भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, सब लोग एम्प्लॉयड थे। गवर्नमेंट अकाउंटेबल थी लोगों को, इन द सेंस कि सबको जो एक बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा मकान की एक ह्यूमन बीइंग की, वो फुलफ़िल हो रही थी। अकाउंटेबिलिटी नहीं थी ब्यूरोक्रेट्स की सिटीजन्स के टुवर्ड। डेमोक्रेसी की कमी थी, जिसके वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी के भी पास नहीं था। क्लोज्ड इकोनॉमी थी बट सेल्फ सफिशिएंट थे, क्योंकि पिन से लेके कार तक यूएसएसआर में खुद ही वहीं पे रिकन्स्ट्रक्ट होता था और कहीं वो लेके नहीं जाते थे। यहाँ पे ऑयल और मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा रिच थी। 15 कंट्रीज़, हमने देखा कि यूएसएसआर में 15 कंट्रीज़ है। उस 15 कंट्रीज़ में रशिया ने हर चीज़ को डोमिनेट किया था। क्यों? क्योंकि उसकी ज्योग्राफी सबसे बड़ी थी। और इसके बाद अफ़गानिस्तान इन्वेजन जब रशिया ने किया था, रशिया ने अपनी रेड आर्मी अफ़गानिस्तान में भेजी थी, बट अफ़गानिस्तान को हेल्प मिल गया था यूएसए से, जिसकी वजह से रशिया बैटल हार जाती है। ये इन्वेजन लगभग 10 साल तक चलता है, 1979 से लेकर 1989 तक, जिसकी वजह से रशिया को बहुत ही ज़्यादा वॉर एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। ये कुछ रीजंस हैं जिसके जो कि सोवियत यूनियन के बारे में हमें बताते हैं। यही रीजंस आगे चल के हमारे डिसइंटीग्रेशन के रीजंस भी बनते हैं। तो आप कंटिन्यू रहिए, आपको समझ आएगा। जो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है वो है गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। जो मिखाइल गोरबाचेव थे वो जनरल सेक्रेटरी थे यूएसएसआर के। वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आते हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म रहता है पेरिस्टोरिका और इकोनॉमिक रिफॉर्म रहता है ग्लासनोस्ट। पेरिस्टोरिका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। सो इसमें होता ये है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपनी आइडियोलॉजीज़ खोलते हैं, उनके साथ हम ट्रेड रिलेशन बिल्ड करें, ऐसा उनका कहना रहता है कि हमें ओपन अपनी इकोनॉमी करनी चाहिए, अपने आइडियाज़ ओपन करनी चाहिए। बट यूएसएसआर में सोशलिज्म पैटर्न ऑफ इकोनॉमी फॉलो होती है, तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हम अपने राइवल दुश्मन से ही जाके हाथ मिला जाएं, कैसे हो सकता है, हमारी आइडियोलॉजी तो सोशलिज्म की, हम कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी कैसे बन जाए। और वो लोग कूप ऑर्गेनाइज कर देते हैं। बट इस बार मिखाइल गोर्बाचेव उन्हें रिप्रेस नहीं करते, जैसे बाकी लीडर्स थे, इनसे पहले जितने भी लीडर्स थे वो उसको सप्रेस कर देते थे कि नहीं ऐसा ना हो पाए, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ऐसा कुछ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट से हट जाते हैं। इसी कूप में एक इम्पॉर्टेंट लीडर उभर के आता है, जिसका नाम रहता है बोरिस येल्टसिन। ये बोरिस येल्टसिन जो होता है वो स्कूप को रिप्रेस करता है, और उसके बाद ये लेटर जब हमारा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो रशिया का प्रेसिडेंट भी बनते हैं। यहाँ पे इसी वजह से जो 15 कंट्रीज़ रहती हैं वो रिपब्लिक बन जाती हैं, और उनके बीच सोशलिस्ट से कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी में धीरे धीरे शिफ्टमेंट होता है। यही ईयर 1991 आता है, जिसमें रशिया, यूक्रेन और बेलारूस डिक्लेयर कर देते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, और यूएसएसआर, तो ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट खुद को डिक्लेयर कर देती हैं और साथ में ये भी डिक्लेयर कर देती हैं कि यूएसएसआर डिसबैंड हो गई, यानी यूएसएसआर ख़त्म हो गया है अब। तो यूएसएसआर जब ख़त्म होगा तो 15 कंट्रीज़ फॉर्म होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमने पहले सोवियत सिस्टम में पढ़ा था कि कहीं ना कहीं यूएसएसआर के इंटीग्रेशन में 15 कंट्रीज़ का बहुत ही अहम रोल है। 15 कंट्रीज़ मिलके यूएसएसआर का फॉर्मेशन करती हैं। तो 15 कंट्रीज़ अब डिसबैंड हो गई, तो ये सारी 15 कंट्रीज़ मिलके CIS का फॉर्मेशन करती हैं, जिसका
फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और ये सारे 15 कंट्रीज़ कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेसी अपनाती हैं। और इसके बाद ये डिक्लेरेशन देते हैं सब लोग मिलके कि यूएसएसआर का जो सक्सेसर होगा वो रशिया होगा। ये रशिया ही है जो सारी ट्रीटीज सब चीज़ एक्सेप्ट करता है यूएसएसआर का। एंड यूनाइटेड नेशन में भी जो यूएसएसआर। अब हम जो अगला टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ। अभी हमने देखा कि सोवियत सिस्टम क्या था, गोरबाचेव का क्या रोल था डिसइंटीग्रेशन में, कौन कौन सी पॉलिसीज़ क्या क्या रिफॉर्म्स थे। अब हम सोवियत सिस्टम के डिसइंटीग्रेट होने का पीछे की वजह जानने जा रहे हैं। जैसे इसके पीछे की कुछ वजह हैं जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सोवियत सिस्टम में। तो चलिए उसको पढ़ते हैं। पहला है अफगानिस्तान इन्वेजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान में जब इन्वेजन किया था यूएसएसआर बेसिकली रशिया ने 10 साल का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस लगे थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बनता है। उसके बाद यूएसएसआर की इकोनॉमी क्लोज थी और यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होता था। करप्शन काफ़ी ज़्यादा थे और इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्टैगनेंट थी, रुकी हुई इकोनॉमी थी, जिसकी वजह से सबको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था। आर्म रेस हो रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। यूएसए टेक्नोलॉजिकली एडवांस था तो वो काफ़ी ज़्यादा वेपन्स बनाता है, उसको सोल्ड आउट भी करता है। बट यूएसएसआर इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कटावत करके ये रेस लगाता है एक तरीके से मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाना वगैरह, जिससे वो यूएसए को बीट कर पाए। मिखाइल गॉर्बाचेव की पॉलिसीज़ जो कि हमने पहले ही डिस्कस की थी, जो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट थे, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव है और वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। और जो नेशनलिज्म की फीलिंग थोड़ा 90s के एरा में जागने लगी थी इन 15 कंट्रीज़ के मन में, एक तरीके से बोल सकते हो आप दिल में, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। अब हम देखने जा रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंस क्या हुए थे डिसइंटीग्रेशन के। अब आप खुद से सोचो कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, यानी एंड ऑफ कोल्ड वॉर हमारा पहला कॉन्सिक्वेंस था। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये था कि जब यूएसएसआर का डिसबैंड हो गया था आई एम सॉरी, जब यूएसएसआर डिसबैंड हो गया था तो जो रशियन करेंसी थी, जो रशिया की बेसिकली करेंसी थी रूबल, उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगी थी एज़ कम्पेयर टू डॉलर। यहाँ याद रखिएगा हम लोग हर चीज़ यूएस के कंपैरिजन में देखेंगे, ना कि होल कंट्री होल वर्ल्ड के कंपैरिजन में। अब जो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स थी वो भी प्राइवेट हैंड में जाने लगी थी, क्योंकि अब एक जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। 15 कंट्रीज अपने आप में रिपब्लिक हो गई थी, तो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स वहाँ पे थी नहीं और फूड उन्हें लोगों को बाहर से मंगाना पड़ता था। फूड की भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज थी। जो उस टाइम पे दो कुछ ट्रेड अलायंस चल रहे थे वो भी टूट जाएंगे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे माफियाज इमर्ज हुए और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। आई एम सो सॉरी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज़ जितनी भी थी वहाँ पे उनको बेच दिया गया। आप कह सकते हो कौड़ियों के भाव में इंडस्ट्रीज़ को बेचा गया, जिसको आज तक कहा जाता है कि बिगेस्ट गार्बेज सेल थी वर्ल्ड हिस्ट्री की, जो रशिया में और बाकी सारी कंट्रीज़ में जो सेल हो रही थी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। आप इसमें एक दो पॉइंट अपने साइड से ऐड कर सकते हो, जैसे कि वॉर्सो पैक्ट भी ख़त्म हो गया था, जो कि अब यहाँ पे मैं वॉर्सो पैक्ट ख़त्म हो गया मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, मैं चाहती तो पॉइंट 8 में ऐड कर सकती थी। बट मैंने आपको पहले बताया कि इन 15 कंट्रीज़ का अपना खुद का एक मिलिट्री अलायंस था। अब आप खुद सोचो कि जब मिलिट्री अलायंस ख़त्म हो गई, अब बेसिकली कंट्री यूएसएसआर एज अ कंट्री होल ख़त्म हो गई, तो मिलिट्री अलायंस भी ख़त्म हो गई, तो वॉर्सो पैक्ट भी एंड हो सकता है। तो इसी हिसाब से आप देखिए पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी की बात करें तो शॉक थेरेपी मतलब होता है, मैं पहले आपको डेफिनेशन एक शॉर्टली मैंने यहाँ पे डेफिनेशन टाइप में लिखा, मैं वो पढ़ के सुना देती फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। शॉक थेरेपी रिफर्स टू सडन ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिस्ट पैटर्न टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लेड टू ब्रेक ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस। अब देखिए शॉक थेरेपी क्या, शॉक मतलब नहीं लग रहा है किसी को शॉक दिया जा रहा है, तो क्या हुआ था, अचानक से जो ट्रांजिशन हुआ था सोशलिस्ट पैटर्न से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। रशिया ओवरऑल सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ कंट्री थी, बट अचानक से 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और हर चीज़ कैपिटलिस्ट की तरफ, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस भी ब्रेक हो गए थे, कंट्रीज पूरी उथल पुथल हो गई थी। वही चीज़ है शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी के भी कुछ ना कुछ अपने कॉन्सिक्वेंस है, तो उसकी बात करें तो रशियन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या हुआ था कि जो रशिया की करेंसी थी
वो डीवैल्यू हो गई थी, फूड इंपोर्ट कराना पड़ा था, माफियाज इमर्ज हुए थे, जो सोशल वेलफेयर सिस्टम था, गवर्नमेंट सबका ख्याल रखती थी, वो भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से इनकम इनक्वालिटीज होने लगी पीपल के बीच में। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। ये सब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। 1991 का डिसइंटीग्रेशन के बाद ईयर 2000 में रशिया धीरे धीरे अपने आप को, अपनी इकोनॉमी जो फॉल कर रही थी उसको रिव्यू किया और उसको रिवाइव 2000 ईयर्स में करना शुरू कर देता है। अब कुछ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स है, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस कि ये जो कंट्री है उनमें कुछ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसकी बात करें कि जब डिसइंटीग्रेशन हो गया था 15 रिपब्लिक का, तब सबके कुछ ना कुछ अपने एस्पिरेशंस था कि हम ये एस्पिरेशंस फुलफिल करेंगे, वो एस्पिरेशंस, बट कॉन्स्टिट्यूशन सबने इतनी जल्दबाजी में बनाया, हर चीज़ इतनी जल्दीबाजी में बनाया कि कहीं ना कहीं वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही ज़्यादा रूल, एक तरीके से पावर दे दिया गया, और पावर आती है तो सबका दिमाग खराब होता ही है, तो वही हालत होता है। और जो प्रेसिडेंट्स रहते हैं वो लोग अपनी जो टेन्योर रहता है उसको बहुत लंबे लंबे टाइम तक बढ़ाने लगते हैं, जिसके वजह से प्रोटेस्ट वगैरह भी शुरू होते हैं। और डाइवर्सिटी भी थी, कल्चरल डाइवर्सिटी थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट्स भी देखने को मिले थे, जैसे चिकोस्लाविया का स्प्लिट हो गया था, यूगोस्लाविया का स्प्लिट हुआ था, तजाकिस्तान का स्प्लिट हो गया था। कंट्रीज बीच से टूट जा रहे हैं दो पार्ट में, फिर उन दोनों पार्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर चार टुकड़े में टूट जा रहे हैं, तो ऐसा करके काफ़ी ज़्यादा टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का माहौल हो गया था। अब हम इंडिया और अब आपकी आपकी इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, बेसिकली हम रशिया और इंडिया का रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। आपके दिमाग में आएगा कि इतनी अच्छी स्टोरी चल रही थी, अब इंडिया कहाँ से घुसा दिया। अब इंडिया में पढ़ रहे हो तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें चीज़ें पता रहनी चाहिए, और कई कई बार रिलेशन पूछ देता है कि इंडिया और रशिया का आप रिलेशन एक्सप्लेन करो 4 मार्कर्स में बोर्ड एग्जाम में। सो अगर आप इतना देख लेते हो, ये की पॉइंट्स है, इसको आप अगर अच्छे से याद करके एग्जाम में इलाबोरेट करके लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले ये है कि इंडिया और रशिया नेचुरल फ्रेंड्स हैं, और उन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 1971 में। इसके अलावा 80 बायलेटरल एग्रीमेंट, 80 से भी ज़्यादा बायलेटरल एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं इंडिया और रशिया के बीच में। इंडिया जो है वो रशिया का लार्जेस्ट आर्म बायर है, मतलब आर्म्स मतलब यहाँ पे हाथ नहीं, यहाँ पे गन्स वगैरह को बोल रहा है। ठीक है, तो इंडिया सबसे लार्जेस्ट बायर है रशिया का आर्म्स का, और रशिया जो है वो सपोर्ट करता है इंडिया को कश्मीर के मैटर में। रशिया ने अपनी सार्वजनिक मिसाइल दी थी इंडिया को, ताकि वो हम आगे फर्दर अपना काम हम कर सकें। रशिया ने मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प किए हैं, जैसे भिलाई, भेल, विशाखापट्टनम की मशीनरी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रशिया ने हेल्प किया है हमारी। और इंडो रशिया स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट भी 2001 में साइन हुई थी। उसके अलावा रशिया और इंडिया के बीच में जितने भी ट्रेड होते हैं वो इंडियन करेंसी में होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि डॉलर, इस टाइम आप देखोगे तो कहीं भी ट्रेड हो हम डॉलर 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 हर जगह करते हैं, तो डॉलर की डोमिनेंस को कम करने के लिए कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो हम लोग आगे इसी चैप्टर में फर्दर आगे 2-3 चैप्टर बाद पढ़ेंगे, उसमें इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने के लिए रशिया बोलता है, रशिया स्टैंड लेता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। और उसके अलावा इंडिया के ऑयल क्राइसिस में भी रशिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। तो ये है हमारा पूरा चैप्टर, मैंने शॉर्टली आपको सब बता दिया है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।